जय वीरेंद्र सौरभ जी। जय हिंद। देवी जी तो यहीं आए हुए हैं, कुंदन जी? हाँ हाँ सौरभ जी। कल कौन आया था उनका? मैं ओ यहीं राइट हूँ। राइट। या ये ट्यूसडे को एयरपोर्ट में मैं छोड़ के आया, हम मैं भी गया था तो। अच्छा, आप लोग यहाँ अभी छुट्टी का समय हुआ क्रिसमस की, इसलिए लोग यहाँ भारत आ जाते हैं ना, राइट? करेक्ट करेक्ट, हाँ हाँ सौरभ जी। सौरभ जी हमारा भी प्लान बना है आपका नेक्स्ट मे का। नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ? नेक्स्ट मे, नहीं नहीं नेक्स्ट वीक आता तो बहुत अच्छा होता है। मई में बना है हमारा प्लान। मई में? तो इतनी लेट? हाँ या अभी तक थोड़ा सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सवसावणं। पंच परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वन्दितु सवसेते धुवमचलं मनों गतिं तपते ओछामि समये पाहुर्मिनमो सुधकेवली भनिदम्। नमः समासाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्तस्वभावभावाय सर्वभावान्तरचिदे। हाँ, आचार्य कुंद कुंदकृत समय सार पर हमारी चर्चा चल रही है, और चर्चा हमारी आत्मा से संबंधित चर्चा पूरे ग्रंथ में है। एक एग्जाम्पल हमारा चल रहा था, खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है। तो हमने पूरा, आचार्य ने जो नमक सामान्य और विशेष नमक का बताया था वो हमने डिस्कस किया था, और आप सबको समझ में आ भी गया था। उसी से संबंधित फिर एक 14 नंबर का एक कलश आचार्य अपना चिन्ह लिखा था कि जैसे खारेपन से भरी हुई नमक की डली है, वैसे ज्ञान भाव से भरा हुआ निज आत्मा है, और अंतर बाहर जो है वो सहज अनाकुल चेतनामय आत्मा हमें प्राप्त हो, ऐसी बात यहाँ हमें बताई गई। उसी से संबंधित फिर एक 15 नंबर का कलश भी यहाँ बताया गया है, और वो हमें लेना था। एष ज्ञान घनो नित्यमात्मा सिद्धम भीप्सुभि साध साधक भावेन द्विधकः समुपास्यता। ये 15 नंबर का कलश है, इसमें निकाल दिया, तो हम उसको यहाँ से पढ़ेंगे भी। बहुत बढ़िया कलश है ये, और ये कलश ऐसा है कि मैं बहुत सी बार इसको हमारी लौकिक जो काम है उन पर भी जब अप्लाई करता हूँ, तो उनको अप्लाई करने में बड़ा मोटिवेशन मिलता है, हमें प्रेरणा मिलती है। तो ये है हाँ, मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, आप लोग पढ़ेंगे। एष ज्ञान घनो नित्यमात्मा सिद्धम भीप्सुभिः साध्य साधक भावेन द्विधकः समुपास्यताम्। हाँ, एक साथ पढ़िए सब लोग। एष ज्ञान घनो नित्यमात्मा साध्य साधक भावेन समुपास्यताम्। हाँ, मैं एक बार इंडिविजुअली पढ़वा लेता हूँ ताकि एक हो जाए। पढ़िए प्रीतेश जी, आप पढ़िए इसको। एष ज्ञान। एष ज्ञान घनो नित्यमात्मा सिद्धिं भिप्सुभिः साध्य साधक भावेन विधैकः समुपास्यताम्। बहुत बढ़िया, एकदम सही पढ़ा। आदर्श जी, आप पढ़िए।
एष ज्ञानघनो नित्यमात्मा सिद्धं भिप्सुभिः साध्य साधक भावेन द्विधैकः समुपास्यताम्। बहुत बढ़िया। हाँ, तो एष ज्ञान घनो नित्यमात्मा सिद्धम भीप्सुभिः साध्य साधक भावेन द्विधकः समुपास्यताम्। इसका मतलब ये है कि हिंदी में एक मेरे पास कलश है अनुवाद इसका कि यदि है कामना यदि सिद्ध की ना चित्त को भरमाइए, यह ज्ञान का घनपिंड चिन्मय आत्मा अपनाइए, बस साध साधक भाव से इस एक को ही ध्याइए और आप भी पर्याय में परमात्मा बन जाइए। क्या कहा यहाँ? साध साधक भावेन द्विधकः समुपास्यताम्। ऊपर कहा एष ज्ञान घनो नित्यमात्मा सिद्धम भीप्सुभिः, मतलब अगर आपको अपने कार्य की सिद्धि करनी है तो चित्त को मत भरमाओ। ये तो देखिए हम लोग लौकिक में भी चर्चा करते ही हैं कि हमें अगर अपने कार्य की सिद्धि करनी है तो हमें अपने चित्त को नहीं भरमाना चाहिए। क्यों नहीं भरमाना चाहिए? क्योंकि चित्त को भरमाने वाले के कार्य की सिद्धि नहीं होती। हमें स्कूल में, हमारे कॉलेज में, सब जगह हमें एक ही बात बचपन से सिखाई जाती है कि अपनी एकाग्रता को बढ़ाओ। जो काम कर रहे हो उस पर आप वैसा फोकस कीजिए आप। तो जो हमारी रुचि का विषय होता है वो हम करते भी हैं। तो ऐसा इसमें कह रहे हैं कि आपको यदि सिद्धि करनी है अपने काम की, कौन से काम की सिद्धि करनी है? तो बोले आपको अगर अपने काम की, कार्य की सिद्धि करनी है तो चित्त को मत भरमाओ। क्यों नहीं भरमाओ? क्योंकि अगर आपने अपने चित्त को भरमाया तो आपके काम की सिद्धि नहीं हो सकती है। तो भाई हमारा काम क्या है? प्रश्न ये है हमारे सामने, काम क्या है? जैसे अभी अपनी चर्चा हो रही थी ना कुंजन जी की, आप लोगों की लाइफ एक अलग हो चुकी है। भाई आप लोग इतने साल से वहां रह रहे हैं तो अब आप लोगों की सारी हैबिट, सारी चीजें वहां की हो चुकी हैं। गलत भी नहीं है, जो जहाँ रहता है वैसी हो जाती है। यहाँ की आदतें अलग है। यहाँ चूंकि इंडिया में बहुत वेरिएशन है, कहीं कहीं लाइफ, जीवन बहुत आसान है, कहीं कहीं बहुत कठिन है। तो करें कौन सा साध्य? ये जीवन सरल कठिन हो रहा है, ये साध्य है क्या? अगर ये साध्य है तो फिर तो जिनका जीवन सरलता से निकल रहा है वो, उनको साध्य की सिद्धि हो गई। कह रहे नहीं नहीं, यहाँ साध्य हमें कुछ और बनाना पड़ेगा। क्या साध्य बनाया जाए? क्वेश्चन ये, क्या साध्य बनाया जाए? तो साध्य ये बनाया जाए कि हमें अपने चेतनता की प्राप्ति करनी, चेतन की प्राप्ति करनी। उस चेतन की प्राप्ति के द्वारा क्या करना है? अनंत सुख की प्राप्ति करनी है। तो आचार्य का ये कलश मैं ऑलवेज गुनगुनाता भी रहता हूँ कि एष ज्ञान घनो नित्यमात्मा सिद्धम भिप्सुभिः, कि अगर आपको कार्य की सिद्धि करनी है तो अपने चित्त को मत भरमाओ और अपना ये ज्ञान का घनपिंड जो चिन्मय आत्मा है, आप इसको निश्चित रूप से आप अपनाइए आप। क्योंकि चित्त को नहीं भरमाए हम तो कहाँ अपना पूरा फोकस रखें हम? आप जानते हैं आज समस्त संसार यद्यपि एकाग्र चित्त तो है, अपना उपयोग लगा रहा है, लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति करके, लौकिक वस्तुओं को देखकर वो ऐसा मान रहा है कि मुझे इससे सुख की प्राप्ति हो जाएगी, यही मेरा साध्य है, यही मेरा लक्ष्य है। तो यहाँ कह रहे हैं ये आपका लक्ष्य नहीं है। ये जो आप लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति को आप लक्ष्य मान रहे हैं वो लक्ष्य नहीं है। ज्ञान का घनपिंड चिन्मय आपका जो आत्मा है वो आपका लक्ष्य है और आप उसी को अपनाओ। तो क्या करें फिर और आगे? तो कहा कि भाई आप बस एक साध्य साधक भाव से,
साध साधक भाव से मतलब मैं ही आराधना करने वाला हूं, मैं ही आराधना में आने वाला हूं। बस केवल एक को ध्याओ आप, और किसी को नहीं। है एक कहावत है ना हिंदी में कि एक ही साधे सब सधे, एक के साधने से सब सध जाता है। लौकिक में हम बोलते हैं कि बी एडुकेटेड, आप पढ़े लिखे बन जाइए, आपकी जीवन की सारी समस्याएं स्वतः सुलझ जाने वाली हैं। तो आप भी क्या करिए, यहाँ आचार्य कह रहे हैं 15 नंबर के कलश में कि आपको यदि अपनी कार्य की सिद्धि करनी है तो क्या करें आप? चित्त को मत भरमाओ। आप ये ज्ञान का घनपिंड जो चिन्मय आत्मा है उसे अपनाओ। साध साधक भाव से बस एक को ही ध्याओ। एक को ध्याओ किसको? कोई पर को नहीं ध्याना है हमें, पर का ध्यान नहीं करना। तो किसको ध्यान हम? स्वयं को ध्यान। और ऐसा करके हम भी पर्याय में हम परमात्मा बन सकते हैं। तो इस कलश का जो उद्देश्य है वो यही है कि आचार्य देव उपदेश दे रहे हैं कि हे आत्मार्थी पुरुषों, उठो। अगर तुम आत्मा का कल्याण चाहते हो, तुम अगर स्थायी रूप से सुखी होना चाहते हो, तो इस ज्ञान के घनपिंड आनंद के रसकंद भगवान आत्मा की उपासना करो। साध भाव से करो चाहे साधक भाव से करो, पर उपासना इसी की करो। क्यों? क्योंकि करने योग्य केवल एक यही है जिसमें आनंद भरा हुआ है, अन्य कोई भी करने योग्य नहीं है। मैंने आप लोगों को एक बार बताया था कि तत्वाद सूत्र में ऐसा आया है कि आ, तीर्थ दर्शन भी जो है ना सम्यक्त में कारण है। तो पहले मुझे समझ में नहीं आता था कि तीर्थ दर्शन सम्यक्त में कारण कैसे हो सकते हैं। वो तो घूमना है ना, वो तीर्थ यात्राएं बड़ी सुगम तो होती नहीं है। तीर्थ यात्राएं तो थोड़ी सी कठिन होती हैं। भाई हमारे तीर्थों पे कोई 7 स्टार होटल मिलते नहीं, सामान्य से रूम रहते हैं हमारे तीर्थों पे। और अधिकतर तीर्थ हमारे पहाड़ों पर हैं या फिर थोड़े दुर्गम स्थानों पर हैं। तो फिर भाई इतने सब होने के बाद क्यों कह रहे हैं कि वहां तीर्थ यात्रा सम्यक्त में कारण है आपके? वो इसलिए कह रहे हैं कि जब ये जीव को अंतरंग में जिनदेव के स्वरूप का ज्ञान होता है तो वो उनको देखकर आह्लादित होता है। आह्लादित मतलब ही फील्स utmost happiness inside his heart। तो जब उसे आह्लादित होता है, खुश होता है, प्रसन्न होता है, उस प्रसन्नता में जिनदेव की महिमा आती है। और जिनदेव की जब महिमा आती है तो उसे अपनी भी महिमा आती है। और जब अपनी महिमा आती है तो उसे सम्यक की प्राप्ति होने का साधन सुगम हो जाता है। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि आप कैसे भी करके आप उपासना करो। किसकी उपासना करो? आप अपनी आत्मा की उपासना करो और किसी की नहीं करो। क्यों? क्योंकि इसी में आनंद है, इसी आत्मा में आपका आनंद भरा हुआ है। यही आपका ज्ञान का घनपिंड है, यही आत्मा ज्ञान का घनपिंड है। इसी आत्मा में आनंद भरा हुआ है, और किसी की उपासना करने लायक नहीं है। इस तरह से ये 15 नंबर का कलश पूरा हुआ। अब मैं आप लोगों से पूछ भी लेता हूँ कि क्या समझ में आया इसमें। तो बताइए कुंजन जी, 15 नंबर के कलश में क्या समझा रहे हैं हमें आचार्य? सर जी यहाँ पे आचार्य जी ये कह रहे हैं कि हम अपने ध्यान को भटकाए नहीं और एक ही लक्ष्य बनाकर परमेष्टि मतलब जैसे सिद्ध दशा को जानकर, उसे समझकर, पहचान कर, फिर अपनी आत्मा को जानकर उसे उसे मतलब पूर्ण रूप से ज्ञान रूप समझकर उसी का मतलब चिंतन करें। बराबर। यहाँ अच्छा सिद्ध की नहीं है, सिद्धि की। मतलब यहाँ यदि हमें अपने कार्य की सिद्धि करनी है, सिद्ध की बात नहीं है यहाँ। तो अपने काम की सिद्धि करनी है, वो वाली बात है। तो आप अपने चित्त को एकाग्र चित्त रखिए और अपनी आत्मा का ही ध्यान कीजिए।
ये यहाँ बताया गया है। तो यहाँ बढ़िया। एक प्रश्न आ रहा है कि यहाँ पे जो साध्य साधक भाव भेद से दो प्रकार से जो कहा है ना, द्विदेक, हम्म। तो हाँ, तो वो ये कह रहे हैं यहाँ आप आत्मा की आराधना चाहे साध्य भाव से करें चाहे साधक भाव से करें। जैसे होता है ना पूज्य और पूजक, आराध्य और आराधक, साध्य और साधक। तो पूज्य कौन है? जिनदेव हैं। पूजक कौन है? मैं हूं। तो वहां साध्य कौन है? जिनदेव। और साधक कौन है? मैं। तो यहाँ आचार्य ये कह रहे हैं कि यहाँ पूजक भी आप हैं और पूज्य भी आप हैं। यहाँ साध्य भी आप हैं और साधक भी आप हैं। मतलब पूजा करने वाला भी मैं ही हूं और पूजा जिसकी की जा रही है वो भी मैं ही हूं, है ना। तो आप भले ही साध्य भाव से करें या साधक भाव से करें, लेकिन उपासना अपने आत्मा की ही करें, क्योंकि इसमें ही तो ज्ञान का घनपिंड भरा हुआ है, इसमें ही तो आनंद है, और कहीं आनंद है नहीं। ठीक है सर, अब अच्छे से समझ में आ रहा हाँ, मतलब समय सार का जो विषय है ना, आपको इसमें ये नहीं बोला जाएगा कि आपको भगवान की आराधना करनी है। यहाँ तो ये बताया जाएगा कि जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति में दो लोग होते हैं, एक होता है पूज्य, एक पूजक। पूज्य को बोलते हैं साध्य और पूजक को बोलते हैं साधक। लेकिन जब समय सार में कह रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ कोई और दूसरे की पूजा मुझे नहीं करनी है, मेरी पूजा ही मुझे करनी है। तो मैं ही पूज्य हूं, मैं ही पूजक हूं, मैं ही साध्य हूं, मैं ही साधक हूं। क्यों? क्योंकि मुझ में आनंद का रसगंध भरा हुआ है, मुझ में ज्ञान का घनपिंड भरा हुआ है। तो ऐसा यहाँ बताया जा रहा है, और इसलिए हमें उसकी ही उपासना करनी चाहिए। क्योंकि अगर उपासना करने लायक अगर कोई है तो वो ज्ञान का घनपिंड एक आत्मा ही उपासना करने लायक है, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। प्रियंका जी आप बताइए क्या बताया गया इस छंद में? प्रियंका जी हैं? चलिए बिजी हैं कहीं, कोई बात नहीं। हाँ अब है। म्यूटेड लग रही है। हाँ हाँ बिजी होंगे कहीं, कोई बात नहीं। तो ये मेरे ख्याल से आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आदर्श जी आप बताइए इस छंद में क्या समझ में आया हमें? अपने आत्मा को चेतन रूप समझकर उसको लाइक चेतना रूपी आत्मा को जगाना है और उसी की पूजा करनी है। सारा फोकस अपनी आत्मा के कल्याण में लगाना है। बहुत बढ़िया, यहाँ यही बताया जा रहा है। और आप भी जब ऐसा करेंगे तो आप भी पर्याय में परमात्मा बन जाएंगे। देखिए एक मैं आप लोगों को कॉमन चीज बताता हूँ कि हमारे दिमाग को ना इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा किया जाता है, और उस इन्फ्लुएंस में हमारी लाइफ डिस्टर्ब भी हो जाती है, और वो इन्फ्लुएंसर हमारी चीजों को ड्राइव भी करते हैं। जैसे आप लोगों को याद होगा जब कोरोना का टाइम चल रहा था, वैक्सीनेशन का इतना वो चल रहा था, तो एक हमारी क्लास एक एक्सेप्शनल थी जो पूरी दुनिया की धारा से विपरीत बह रही थी। हम सब लोग डिस्कस एक ही कर रहे थे कि हमें वैक्सीन नहीं लगवानी है। लेकिन अगर आप मीडिया देखते, उस समय लोगों की बातें सुनते, व्हाट्सएप देखते, यूट्यूब देखते, कुछ भी देखते आप, तो आपको एक चीज बहुत कॉमन दिखती कि भाई ये तो लगवाना चाहिए, नहीं लगवाओगे तो आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और यहाँ एंट्री नहीं मिलेगी, वहां एंट्री नहीं मिलेगी। दुनिया भर का सब लोग हमारे दिमाग को इन्फ्लुएंस कर रहे। मुझे लगता है हमारे आसपास जो लोग हैं, मेरे आसपास, आप लोगों के आसपास, सब लोगों ने लगवाई, हमें छोड़ के। तो ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि दुनिया के इन्फ्लुएंस से बचना आसान काम नहीं। वो तो हम लोग समूह में थे, मतलब हम लोग एवरी सैटरडे संडे मिलते थे और थोड़ा सा इस बात पे डिस्कस करते थे, और आप सबके एक्सपीरियंस का भी लाभ मिलता था। हमारे
प्रीतेश जी हैं, ये अपना बताते थे। प्रेरित जी तो बढ़िया रिसर्च करी रखी थी उनने। आदर्श जी से अपन ने पूछा, फिर डॉक्टर पंकज आ गए थे, तो अपन उसमें पक्के रहे। अभी देखिए, अभी डॉक्टर पंकज ने वो एक वीडियो भेजी कि भाई वो उनकी कनाडा के एक डॉक्टर ने रिजाइन किया है, कि वो बताया उसने कि इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में जो युवाओं की अटैक से मौत हो रही बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो उसने बताया कि भाई ये तो वैक्सीन से हुआ। इंडिया में भी अभी कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया, आप लोगों के पढ़ने में हो सकता आया हो ना आया हो, लेकिन अभी 1 महीने पहले आया था कि से वैक्सीन लगने के बाद जो उसके साइड इफेक्ट आ रहे हैं उसके लिए सरकार जवाबदार नहीं। ठीक है, अब मैं कहता हूँ ये थोड़ा फनी नहीं हो गया? पहले तो पूरे वर्ल्ड की सरकारों ने फोर्स कर करके सब जगह रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए और फोर्स कर करके सबको वैक्सीन लगवा दी। और अब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, मतलब निर्णय सुना रहा है अपना कि वैक्सीन लगने के बाद जो साइड इफेक्ट आएंगे, कोई मरेगा तो उसके लिए सरकार जवाबदार नहीं होगी। तो किसी ने केसेस किया होगा इसमें। तो इस मतलब ये हमें एक लाइफ का रियल टाइम एक्सपीरियंस हुआ। हम लोग अपनी फाइनेंशियल भाषा में इसको बोलते हैं कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट। कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट मतलब कि जहां पूरी दुनिया की धारा चल रही है वहां से विपरीत जानना। जैसे मैंने एक केस स्टडी पढ़ी थी, तो एक एनआरआई था, तो वो एनआरआई ने देखा कि सारे एनआरआई भारत के अगेंस्ट में बेट लगा रखा है, क्योंकि वो टाइम एक्चुअल में ऐसे ही था कि भारत में कुछ फ्यूचर नहीं दिख रहा था और सब जगह करप्शन बहुत ज्यादा था, ग्रोथ नहीं दिख रही थी। तो एनआरआई ने स्टडी की, पूरी कैलकुलेशन स्टडी की उसने कि भाई अगर ये डॉलर बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा और इंडिया ग्रोथ कर सकती कितनी कर सकती, सब कुछ किया उसने। और उसने ये वाला फॉर्मूला अपनाया कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट का, कि जहां पूरे हमारी एनआरआई लॉबी भारत के अगेंस्ट में बैट लगा रही, वहां उसने पॉजिटिव में बैट लगा। तो उसकी केस स्टडी बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि सारा डॉलर का एप्रिसिएशन हटा के, सब चीज हटा के, पिछले 22 साल का उसका इन्वेस्टमेंट का था, 40% का सीएजीआर उसको बैठा, मतलब वॉरेन बफेट से भी डबल। ऐसे कई सारे केस है हमारे पास, कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो ऐसे ही सारा संसार ये बोलेगा कि भाई भगवान की आराधना करके आप मुक्त हो जाओगे, कोई आपको दूसरा सुखी कर देगा, उसमें सुख है समय सार। लेकिन ना कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट की बात करते, क्या बोलता है वो, जहां सारी दुनिया की धारा पर पदार्थों में सुख खोजने की बात कर रही है, वहां आचार्य अमृतचंद अपने 15 नंबर के कलश में ये बता रहे हैं कि आप ही ज्ञान के घन पिंड हैं, आप ही पूज्य हैं, आप ही पुजारी हैं, आप ही साध्य हैं, आप ही साधक हैं, और उपासना करने योग्य अगर कोई है तो वो आप हैं। अब इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोगों ने कोरोना में कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट का अपना एग्जाम्पल देख लिया। आप आज भी अगर किसी से बोलेंगे कि साहब हमने मान लो वैक्सीन नहीं लगवाई, तो वो मानने को तैयार नहीं होगा। कैसे हो सकता है? संसार में तो इतना इन्फ्लुएंस था, लगवाने का इतना इन्फ्लुएंस था कि क्या बता। आप लोगों को भी काफी लोगों ने सलाह दी, मुझे भी दी, सौरभ जी आप ज्यादा समझदार बन रहे हैं, ग्रंथ पढ़ना अलग बात है, ये अलग बात है। आयु कर्म का मुझे पता है, आपको सिद्धांत ज्ञात है, लेकिन यहाँ तो ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो मैं तो क्लियर था भाई। तो ऐसे ही सारा संसार ये बोलेगा आपको कि यहाँ जाओ तो सुख प्राप्त होगा, यहाँ जाओ तो सुख प्राप्त होगा, यहाँ जाओ तो सुख प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ आचार्य अमृतचंद ये बोल रहे हैं, नहीं भैया, आप अपनी आत्मा में ही देखो, आप अपनी आत्मा में देखो, वो ही रस का कंद है, उसमें ही आनंद है। देखो, एक कॉन्टेंट इन्वेस्टमेंट का एक और एग्जांपल देता हूँ कि अभी मैंने अपने ग्रुप पे, हम लोग यात्रा गए थे, यात्रा समझ लो, टूर समझ लो, ट्रिप समझ लो। तो यहाँ जो अपनी इंदौर की वाईजेपी है ना, अपनी हर साल 1 या 2 हम ऐसे ट्रिप ले जाते हैं। तो मुझे क्या, थोड़ा समूह में यात्राएं करना पसंद है, थोड़ा एंजॉयमेंट हो जाता है, क्लास हो जाती है, और सब लोग को जाना ही पसंद है। तो इस बार हम कोई नई जगह एक्सप्लोर कर रहे थे, तो सब लोगों का थोड़ा कोई हिली एरिया पे जाने का मूड था। तो बिना मंदिर के तो स्वीकार था ही नहीं कि भी मंदिर हो या कुछ ऐसा हो तो ही जाया जाए। तो अभी अप्रैल में एक वहाँ नया मंदिर बना है, मतलब उस एरिया में, पूरे नैनीताल एरिया में एक नया अपना दिगंबर मंदिर बना है। अभी अप्रैल
मई अप्रैल मई में चालू हुआ। सब लोगों ने सुन रखा है साहब, घूमने जाना हो अच्छी जगह तो स्विट्जरलैंड जाओ। ठीक है भैया, सबको भाई टीवी ने यही बताया, अखबार ने यही बताया। हमारे साथ कुछ लोग गए थे जो स्विट्जरलैंड 1-2 बार होके भी आए। उन जब वहां पहुंचे तो वहां की नेचुरल ब्यूटी देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। और जिस जगह मंदिर बना था वहां से बाहर का दृश्य ऐसा दिखाई दे रहा था कि जैसे हम तस्वीर के अंदर बैठे हुए हो। कोई पेंटर ने पेंटिंग बनाई हो बहुत सुंदर और हम उसके अंदर आ गए। तो जो हमारे साथ गए तो उन्होंने बोला सर मैं स्विट्जरलैंड रह के आया 8-10 दिन, लेकिन यहाँ की सुंदरता के आगे तो वहां वो अब दिखाई दे रहा है कि वो कुछ है ही नहीं। तो मैंने कहा वो इसलिए, फिर बोले सर इतना पॉपुलर क्यों नहीं है ये? मैंने कहा लोग धारा के विपरीत नहीं बह सकते क्योंकि वो रिसर्च नहीं करते हैं। सबको अखबार ने टीवी ने एक ही चीज बता दी, भाई वहां जाओ वहां जाओ वहां जाओ, सब जा रहे हैं। और यहाँ तो हम लोगों को रिसर्च करने में कितना समय लगा, देखने में समय लगा, पहुंचने में। तो ये एक रिसेंट मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस का ही है कि भाई वहां जाके पता चला कि कितनी सुंदरता है। मतलब 4 मौसम वहां होते हैं। जून जुलाई में जाओ तो वहां की पूरी वैली रेड हो जाती है क्योंकि वहां पूरे एप्पल की फसल आती है। अभी दिसंबर जनवरी में जाएंगे तो पूरा स्नोफॉल होता है वहां, बहुत अच्छा दृश्य रहता है। बारिश में जाएंगे तो पूरे एरिया में झरने झरते रहते हैं। लेकिन दुनिया को तो वही मालूम है ना जो उनको बताया गया। ऐसे ही सारी दुनिया को यही मालूम है पर पदार्थों में सुख है, और वो पर पदार्थों में सुख के पीछे दौड़ लगा रही है, लगाए जा रही। लेकिन समय सार एक कॉन्टेरियन इन्वेस्टमेंट का एग्जाम्पल है कि जहां सारी दुनिया पर पदार्थों में की प्राप्ति में सुख मानकर दौड़ लगाई जा रही है, वहां आचार्य अमृतचंद ये बोल रहे हैं कि आप एक आत्मा का ध्यान करो बस, और कोई ध्यान नहीं करना है। आपकी सिद्धि इसी से हो जाएगी। तो इस तरह से ये 15 नंबर का जो कलश है, ये मैंने आपको एक कॉन्ट्रेन एग्जाम्पल, इन्वेस्टमेंट का एग्जाम्पल देके बताया। आप सबकी लाइफ में भी ये होते ही होंगे। जैसे प्रीतेश जी काफी बार हमारी क्लास में चर्चा करते हैं लाइफस्टाइल से हेल्थ कैसे सही की जा सकती है ना? तो ये भी लाइफस्टाइल से हेल्थ सही करना भी कॉन्टिन्यूअस इन्वेस्टमेंट का ही एग्जाम्पल है। कैसे कि भाई सब लोग ये मानते हैं दवाई नहीं खाएंगे तो बिना दवाई के कैसे सही हो, लेकिन लाइफस्टाइल को सही करके बीमारियां दूर हो जाएंगी ये कोई समझता ही नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? जल्दी उठ के कैसे सही हो जाएंगे हम? कम खा के कैसे सही हो जाएंगे? जल्दी सो के कैसे सही हो जाए? लेकिन जो कर रहे हैं वो फ्री में ही सही हो रहे हैं। तो ऐसे ही हम लोग भी समझें कि यहाँ जो आचार्य कह रहे हैं कि आप अपनी आत्मा का ही ध्यान करो, और उसका ध्यान करने से ही आपको आनंद आएगा, उससे सुख मिलेगा, और किसी चीज से नहीं मिल सकता आपको। सौरभ जी बहुत बढ़िया एनालॉजी है वो कॉन्ट्रैरियन इन्वेस्टमेंट की। मैं यही सोच रहा था लेकिन कि उसमें तो एक बहुत बड़ा रिस्क है, यहाँ पे तो रिस्क भी जीरो की तरह ही हो गया है। हाँ, रिस्क भी जीरो है। राइट, उसमें तो बहुत रिस्क गिनते हैं कि बहुत रॉन्ग होने के चांसेस है, यहाँ पे तो पूरा राइट होने का ही है। सो ये रिस्क तो भी लोग लेना नहीं चाहते, ऐसे ही सोच रहा था। नहीं, कॉन्टेरियर इन्वेस्टमेंट इट डजंट मीन कि आप बिल्कुल ही नदी में कूद जाओ। पता है उसका मतलब क्या होता है? रिसर्च करके जो सारी दुनिया कॉमन पीपल मान रही है ना, दौड़ लगा रही है, आप रिसर्च करके एक्चुअल फैक्ट निकालो, उसे कॉन्टेरियर इन्वेस्टमेंट बोलते हैं ना। जैसे लाइफ स्टाइल को कोई नहीं मानता। राइट। और सौरभ जी जैसे अब आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से गिन रहे हैं, तो जब लोग मतलब एक कॉमन 10-15 या जो कंपनी चूज करते हैं उसमें से अलग से नई वाली निकाल के वैसे रिसर्च करते हैं, वो मैं समझ गया। पर इसी में आपने जैसे जैनिज्म में एनालॉजी किया कि सबकी जो सुख की मान्यता है वो बढ़िया काम करके या अपने करियर में या अपने बिजनेस में आगे बढ़कर है। लेकिन यहाँ पे जो आचार्य कुनकुन देव और आचार्य अमृतचंद जी और वो जो हमें समझा रहे हैं वो टोटली वही है कि जो धारा से अलग सोचकर मतलब क्या सच है वो हम जानने की कोशिश। हाँ, धारा से अलग सोचने में मतलब आचार्य ये नहीं बता रहे हैं कि ये कोई ऐसा टास्क है इम्पॉसिबल है जो एग्जिस्ट ही नहीं है। एक्चुअल में है वो, लेकिन उसको समझकर उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है आपको। उसे बोलते हैं हम कॉन्टिन्यूअस इन्वेस्टमेंट है, और उसको समझकर विश्वास करने की आवश्यकता है।
तो वो एक वॉरेन बफेट की मैंने 1998 की मैंने केस स्टडी पढ़ी थी कि क्या हुआ कि 96 में अपन लोग थे, मेरे ख्याल से हम लोग रहे होंगे 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में रहे होंगे। तो उस समय की केस स्टडी थी और हमारे सामने धीरे धीरे देखा हमने, नेट भी थोड़ा सा बढ़ रहा था। तो उस समय यूएस में नेट का बड़ा बूम आया हुआ था और उसे डॉट कॉम, हर कोई क्या कर रहा था, वेबसाइट बना रहा था और वेबसाइट से कमाई कर रहा था। तो उसे नाम दिया गया कि वो एज था 1996 से 2000 तक डॉट कॉम, और उसको इतना हाइक कर दिया गया कि उसको डॉट कॉम बबल के नाम से बुलाया जाता है, डॉट कॉम बबल। तो उस समय क्या हुआ कि कुछ यूएस के मेन अखबारों ने क्या किया कि जो वॉरेन बफेट था उसकी बुराइयां करना चालू की कि नाउ द बफेट प्रिंसिपल्स एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग हैज गॉन। अब इनकी ये स्ट्रेटेजी पुरानी हो चुकी है और ये मूर्ख हैं जो कि ये डॉट कॉम में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, ये अपने पुराने ट्रेडिशनल वे में लेके बैठे हैं। और जहां मार्केट समझ लो 30% प्लस हो गया, इनके तो उल्टे 20% माइनस में जा रहे हैं। तो बहुत लोगों ने जो उसकी वैल्यू इन्वेस्टिंग की जो स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे थे, उनने उसकी स्ट्रेटेजी को क्विट करके और डॉट कॉम उस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया। लेकिन वो ही वॉज वेरी रिलैक्स्ड, क्योंकि वो जानता था कि मैं जो जानता हूँ वो बिजनेस कहीं जाने वाले नहीं है। तो उसे उसने नाम दिया कि मैं कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर हूँ। भाई पूरी दुनिया डॉट कॉम की तरफ जा रही है और मुझे पता है कि वो उसमें कोई दम नहीं है, दम जहां है वो मुझे पता है। हुआ यही 2000 में डॉट कॉम पूरा फूटा, सब मर गए, केवल एक यही बच गया। तो इसने कहा कि दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट। तो उसने डेफिनेशन दी, आई एम नॉट अगेंस्ट द वर्ल्ड। मैं दुनिया के विपरीत नहीं था, मैंने तो अपने प्रिंसिपल जो मैंने रिसर्च करके देखे, मैंने उस पर श्रद्धान किया, ये कॉन्टेरियन था। तो ऐसे ही हम कोई दुनिया के विपरीत नहीं, हम ये नहीं बोलते कि कोई घर ना बनाए, इंद्रियों में भोजन ना करे। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारी जो आचार्यों ने रिसर्च करके दी है, हम तो उस पर दृढ़ हैं, हम तो उसे हम बोलेंगे कॉन्टेरियन इन्वेस्टमेंट, है ना। तो लाइफ स्टाइल का भी जैसे प्रतेश जी हमें बताते रहते हैं कि लाइफ स्टाइल में एक बार कोई पक्का हो जाए, मुझे अपनी लाइफ स्टाइल सही करनी है, आधे से ज्यादा बीमारी तो उसकी वहीं सही हो जाएगी, लेकिन वो मानते ही नहीं है। कोई नहीं मानता कि भैया इससे सही हो सकते हैं, और जो जो कर रहे हैं वो सही हो जाते हैं। तो मैं तो आपको एक बड़ा सीक्रेट बता रहा हूँ ये कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट का, कि कैसे चीजों को रिसर्च करके और पक्का श्रद्धान करके हम लौकिक में भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं और अध्यात्म में तो आगे बढ़ने का बताइए। तो मेरे ख्याल से आप लोग तैयार हैं कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट के लिए। मतलब इन्वेस्टमेंट मतलब ये तो एक शब्द है जो मैंने पढ़ा है, इसलिए वही ले रहा हूँ मैं। कॉन्ट्रेरियन प्रिंसिपल मान लें अपन इसको। हाँ। सौरभ जी, तो सौरभ जी, जी हाँ, जी आदर्श बोल रहा हूँ। सिर्फ एक बात आपसे जी। शेयर करनी थी सबसे। वैक्सीन तो मैंने लगवा लिया था तब, 1 साल पहले। हमको इंडिया जाना था तो ऑब्वियसली फिर वो ट्रैवल की वजह से भी थॉट की वो आगे पीछे फिर ये ना हो उसके लिए। तो वैक्सीन तो तब लगवा लिया, लेकिन उसके बाद तो ये कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट का प्रिंसिपल जो है वो तो फॉलो हो रहा है, क्योंकि उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जितने भी बूस्टर आए, उसमें से हमने एक का भी मतलब सोचा भी नहीं कि क्या करे, ले ना ले क्या करे। लेकिन क्या होता है जब इंटरनेशनल ट्रैवल करे या तो कुछ चीजें होती है, तब वो जरूरी थी, इसके लिए फिर तब लगवाया था। वो भी मतलब सिर्फ हाँ हाँ, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, बाकी खुद के हेल्थ के लिए या तो कुछ डर था उसकी वजह से नहीं था वो। बस वही नहीं नहीं, मतलब एक बढ़िया, वो मैं समझ गया। शेयर करना था। वो आप आए थे, अपन मिले थे उस समय, वैक्सीन वैक्सीन का सब जगह बहुत चल रहा था, बहुत ज्यादा। हाँ। और अब सारी मतलब आपकी यूएस गवर्नमेंट हो चाहे हमारी इंडिया की, सब एक चीज बोलने लगे, भाई इसके साइड इफेक्ट आ रहे हैं, हम जवाबदार नहीं है इसके लिए, हमने तो बोला था लगवा लो। तो अभी सब हम्म। पीछे हटने लगे ये लोग, जब इसके साइड इफेक्ट आने स्टार्ट हुए। राइट, राइट। और दूसरी बात हाँ और एक शेयर करनी थी कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट की। अभी यहाँ पे भी काफी बार कैसे होता है, लाइक आउटलेट मॉल होता है, मतलब डायरेक्ट फैक्ट्री जो कपड़े या तो कुछ भी चीजें बनाती है, जूते है, कॉस्मेटिक्स है, कुछ भी, तो उनके डायरेक्ट शोरूम होते हैं, लाइक दुकानें होती है यहाँ पे, उसको आउटलेट बोलते हैं।
तो हम्म। सारी दुनिया उसके पीछे जाती है। उनको लगता है कि नहीं, आउटलेट मॉल मतलब आउटलेट जगह जो है, जो डायरेक्ट फैक्ट्री से आता है, तो वो एकदम सस्ता रहेगा कंपेयर टू अदर मॉल में से या कोई और दुकान से वो बाय करना। बट मेरे हिसाब से वैसे कभी मुझे लगा नहीं है। तो वैसा मैं मतलब ध्यान रखता हूँ कुछ कुछ लौकिक इसमें। हाँ, कि कॉन्ट्रेरियन प्रिंसिपल हमें कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट कहाँ हाँ, फॉलो। मतलब काफी चीजें, बस एक छोटी शेयर करनी थी। नहीं नहीं है अपनी लाइफ में, हम रेगुलर देखते हैं, हम तो रेगुलर देखते हैं। हम सब लोग देखते हैं कि जहां हम दुनिया के फ्लो में बहते जा रहे हैं ना, वहां हमें फायदा कभी नहीं होता। जैसे मैं सारे एनआरआई को समझाता हूँ रेगुलर, जो हमारे क्लाइंट बनते हैं, तो मैं बोलता हूँ भैया आप मैं मानता हूँ, चलो इंडिया में बहुत इरेगुलरिटीज है, मैं तो मान रहा हूँ, मैं आपकी विरोधी नहीं कर रहा हूँ। मैं तो मानता हूँ डॉलर और बढ़ेगा, 100 रुपीज हो जाएगा। लेकिन जहां सब लोग बोल रहे हैं कि यहाँ फायदा नहीं होगा, फायदा यही होगा, भारत ही बढ़ने वाला है। इसे अगर आप कंटेंट इन्वेस्टमेंट के व्यू से देखें तो आपको समझ में आएगा कि भारत कहाँ का कहाँ पहुंच जाएगा कंटेंट इन्वेस्टमेंट से। लोग सोचते हैं, जैसे अभी हमारी यात्रा गई तो प्रतीश जी, कुछ लोग मतलब कुछ नए लोग गए थे, तो वैसे तो अपन अपनी क्लास के अलावा किसी को नहीं ले जाते, लेकिन कोई रेफरेंस दे कि सर ये हमारे कॉन्फिडेंस के और ये आगे क्लास में आएंगे, तो हम उनको अलाउ कर देते हैं ले जाना। तो मुझे आज पता चला कि वो बोल रहे थे कि मैं नहीं जा रहा हूँ यात्रा में, आपके यहाँ तो रात को खाना अलाउ नहीं कर रहे हैं, और रात को नहीं खाएंगे तो फिर यात्रा होती है कोई क्या, ट्रैवल होता है क्या। तो उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, आपको खाने को बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन हाँ रात को बिल्कुल अलाउ रहेगा नहीं खाना। भोजन आप जहाँ सूर्य ढला उसके बाद बंद हो जाएगा। ठीक है, आपको चाय पीना है, मूंगफली खानी है, वो खा लेना, लेकिन आप भोजन नहीं कर सकते आप। तो गए बड़े नॉर्मल मन से गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि उन्हें तो रात के खाने की याद ही नहीं आई, तो फिर उन्होंने फीडबैक दिया आज पता है कि ये मैंने कभी इस टाइप की लाइफ स्टाइल को सोचा ही नहीं कि ऐसा भी पॉसिबल है। हम बाहर जा रहे हैं और हमने होटल का कुछ नहीं खाया, होटल का कुछ नहीं खाया, गए ही नहीं कोई, क्योंकि हम तो यहाँ से सारा कुछ ले गए थे। और वहां जो भोजनालय मिला वहां तो सवाल ही पैदा नहीं था। वहां तो हमने पूरा एकदम किचन देखा है, सब बनवाया, जैन की था अपना। तो ऐसे हमारी लाइफ में कई सारी चीजें हम देखेंगे कि हम वहां फायदे में रहते हैं जहां कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट हम करें। तो इसी तरह से सारी दुनिया इंद्रिय भोगों के पीछे सुख खोज रही है। तो यहाँ भी हम कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट का थोड़ा प्रिंसिपल प्रयोग कर लें कि सारी दुनिया इंद्रिय विषयों के पीछे सुख मान रही है, मतलब यहाँ सुख नहीं है एक्चुअल में, है यहाँ सुख नहीं। तो सुख कहाँ है? तो सुख फिर समय सार में ये जो कहा है ना कि आपके आत्मा में ही आनंद का घन पिंड है, सुख यहाँ है। प्रतीश जी आपको कुछ कहना है इस बारे में, बताइए। नहीं, बिल्कुल सौरभ जी, जो लाइफस्टाइल मेडिसिन आप बता रहे हो उससे पूरा सारे ऐसी 80 to 90% डिजीज रिवर्स हो सकते हैं, उससे भी ज्यादा शायद। और ये लोगों को समझना बहुत बहुत मुश्किल लगता है, समझने के बाद पालना बहुत मुश्किल लगता है। यहाँ तक कि मैं इंडिया में बोलता हूँ, अगर चाय बैन नहीं करेंगे इंडिया में तो कभी इंडिया सुधरेगा ही नहीं। तो कहने का मतलब है कि मेरे तो इतने पेशेंट्स आते हैं जो डॉक्टर्स भी होते हैं, एक्सपर्ट्स भी होते हैं, उनको लगता है कि नहीं नहीं हम तो बहुत सही कर रहे हैं सब कुछ। जब उनसे बात करता हूँ, उनको समझाता हूँ, तो पता चलता है कि उनकी लाइफ भी कितनी खराब है। इंडिया में तो एक्चुअली सिचुएशन और ज्यादा खराब हो रही है क्योंकि ओपन माइंडेडनेस चला गया है। और दवाई चाहिए होती है सभी को, सिर्फ दवा दे दो बात खत्म करो। सैड सिचुएशन हाँ, ही हो गई है। दवा दे। और फिर ब्लेम तो डॉक्टरों पे आता है, बट पेशेंट को अगर आप दवा नहीं दो तो दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा आखिरी में दवा देने वाला। इंडिया में दो चीज हो गई अनफॉर्चुनेटली। सौरभ जी, आप कह रहे हो, मैं मानता हूँ कि वहां पे रिटर्न्स बढ़ेंगे, बट दो चीजों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वहां पे। लाइफ की वैल्यू नहीं रही है और एथिक्स नहीं रहे, दो चीजों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। इस अनलेस आपके पास बहुत पैसे हैं, आपकी लाइफ की वैल्यू ऑलमोस्ट नहीं के बराबर हो गई है जनरल परसेप्शन में। और एथिक्स जहाँ पे भी जाओ, एथिक्स तो बाजू में ही रख के काम करना पड़ता है। ये दो चीजों का चैलेंज बहुत हो गया है। और मैं जब भी बात करता हूँ किसी से ये सारी चीजें करनी है तो फिर इतने सारे चैलेंजेस बताते हैं मुझे कि आपको क्या बताऊं। हाँ, ये भी क्या होता है प्रतीश जी, ये भी
वेरी कर रहा है पर्सन टू पर्सन, फील्ड टू फील्ड। बराबर है, बहुत सी जगह एथिक्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, लेकिन बहुत सी जगह जहाँ हो रहे हैं वहाँ बहुत अच्छी तरह से भी हो रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है, मतलब इतनी बड़ी कंट्री है, अब रही लाइफ की वैल्यू नहीं होने वाली बात, तो इतने सारे लोग हैं उसमें, और अब लाइफस्टाइल एक कॉमन सबकी बन गई है, फिर भी बहुत सारे लोग अवेयर हो रहे हैं। तो मरने वाले यहाँ नॉर्मल ज़्यादा दिखते ही हैं, एक्सीडेंट भी समझ लो यहाँ ज़्यादा होंगे ही, ज़्यादा मरने वाले होंगे ही होंगे। नहीं और नहीं, वो वो ठीक कह रहे हैं, मरने वाले अस्पताल में हैं, कोई जाता है। हुँ, वो तो है सौरभ जी, बट जो एक यहाँ पे आप अमेरिका में देखो या कहीं और देखो, जो लाइफ की वैल्यू होती है, जो छोटे बड़े का अंतर नहीं होता है, वहाँ पे इंडिया में बहुत ज्यादा होता है। और मेरे नहीं तो वो है पेशेंट्स यार, क्या है ना, वो है। पूरे इंडिया में हर जगह पे मुझे रेफरल्स आते रहते हैं, तो मैं बात करता रहता हूँ, समझता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ, और मुझे तो सारे डिटेल्स बताते हैं, क्योंकि अगर नहीं बताएंगे तो मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा। और जब भी मैं जाता हूँ वही चैलेंजेस दिखाई देते हैं, और हमें कंपेयर करने का मौका मिलता है दूसरी जगह पे और यहाँ पे। बहुत मतलब, जबकि एथिक्स तो इंडिया से ही पूरे दुनिया को मिले, और हम ही वो भूल रहे हैं। हाँ, वो और एथिक्स यहाँ जीवन से ही की सब कुछ। वैल्यू भी जो है कि क्या होता है, वो भी शायद इंडिया ने ही सबको सिखाया। और अभी आपने जैसे कहा, वॉल्यूम बढ़ गया है, रिसोर्सेस कम है और डिमांड ज्यादा है, तो ये सारी जो है उन दोनों चीजों से बहुत बड़ा चैलेंज हो गया इंडिया में। हाँ, वो बराबर हुआ है, वो बराबर है। तो बढ़िया लाइफ़स्टाइल से एक हमें प्रितेश जी बताते हो ऑलवेज़, और बताएँ कि भई जब तक इंडिया चाय नहीं छोड़ेगा, स्वस्थ नहीं होगा। वो चाय तो यहाँ ऐसा है कि खाना ना मिले तो ना मिले, लेकिन चाय तो सबको चाहिए। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चाय कंज़्यूम हमारे भारत में ही होती है। सबसे ज़्यादा पैदा भी हमारे यहाँ होती है, सबसे ज़्यादा कंज़्यूम भी हमारे यहाँ होती है चाय। और सबसे ज्यादा दूध भी वहां पे बनता है, और सबसे ज्यादा मीट भी इंडिया में बनता है। इट्स ऑल रिलेटेड। हाँ, और एक्सपोर्ट अपने होता है। जैन ही चाय छोड़ने को तैयार नहीं है, ऐसी परिस्थिति है। हाँ, हाँ, वो है। अब अभी मैं चाय के बागान गया था, वहाँ गया था ना नैनीताल उधर, तो प्रीतेश जी मैंने हाँ हाँ। देखा, तो उन्होंने बताया कि जो बाज़ार में चाय आती है ना, वो कौन-सी आती है और एक्चुअल चाय कौन-सी होती है। तो उन्होंने बताया ये तो फ्रेगमेंटेशन करके बनाते हैं, जो आप पूरे बाज़ार में पहुँचती है ना, तो वो उन्होंने बताया कि इसको सेकते हैं, फिर उसमें एसेंस प्रोसेस डालते हैं, करते हैं पूरा। और वो चाय भी प्रोसेस ठीक है, करते वो हैं। ऐसे भी पी लो, बट सौरभ जी, वो तो दूध जो आप इस्तेमाल होता है उसकी बात, उससे ज्यादा नुकसान होता है। क्योंकि चाय में आप हाँ, दूध है, वो डालोगे और बराबर। शुगर डालोगे, ये दोनों, एक तो शुगर तो जैन जैन हुँ, अगर हिसाब से देखा जाए तो आज के समय में दूध तो पंचेंद्रिय हिंसा के बराबर है। और हुँ, शुगर जो है वो तबीयत को नुकसान कराने वाली है, और ये दो चीजों की वजह से जो इंडिया है बीमार होते जा रहा है। बाकी काफी हाँ, सारी वो चीजें, बराबर। बट अगर ये बंद कर देंगे ना, तो शायद 50% प्रॉब्लम तो वहीं पे सॉल्व हो जाए। हाँ, बराबर है। वो ये अब मैं बोल रहा हूँ ना, किसी को समझा ही नहीं सकते इस मैटर पे आप, किसी को नहीं समझा सकते। क्योंकि यहाँ अभी एक गुड़ का प्रचलन चालू हुआ है प्रीतेश जी, नया। लोगों ने अपनी डाइट में मतलब शक्कर की जगह गुड़ को रिप्लेस करना चालू किया है। काफ़ी पॉपुलर हो वही रहा है वो प्रॉब्लम है कांसेप्ट यहाँ ना। सौरभ जी, गुड़ में भी हम कहते हैं गुड़ अच्छा है, बट गुड़ भी अच्छा नहीं है। थोड़े, हुँ, हुँ। एकदम थोड़े क्वांटिटी में लो तो ठीक है, बट ये हुँ, जो हुँ। हम शुगर को रिप्लेस करके गुड़ इस्तेमाल कर रहे हैं और पूरे टाइम हर चीज में गुड़ डाल रहे हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड, बिकॉज इट गिव्स यू द एग्जैक्ट सेम, क्योंकि वो भी प्रोसेस्ड है। हाँ, इतना प्रोसेस नहीं, बट वो भी है। तो गुड़, शक्कर, दूध, इनको निकालना ही पड़ेगा। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, बराबर है वो दूध का ये फैक्ट है ये तो। तो वो है बीमार तो हो रहा है, इंडिया इस तरह से तो हो रहा है, लेकिन अब लोग भी बहुत सारे हैं, समझ लो नए पैदा हो रहे हैं बहुत सारे। हर साल एक ऑस्ट्रेलिया डायबिटीज का पैदा हो जाता है कैपिटल बन भारत गया में। है इंडिया। इंडिया डायबिटीज का चाय का? कैपिटल बन गया है बहुत ही कम समय में। हाँ, और डायबिटीज़ का टाइप टू कैपिटल है, डायबिटीज सही। की बात करो, जो कि डाइट और लाइफस्टाइल पे हाँ। होता है। टाइप वन की तो बात अलग है, टाइप टू की हुँ, वजह हुँ। से पूरी। हाँ, ये शक्कर के कारण ही बना मेरे ख्याल से ना, शक्कर के कारण। शक्कर, दूध, ये दो बड़े कल्प्रिट है सरोज जी। प्रोसेस फूड हुँ, वेस्टर्न हुँ। देश में ये जो है, इंडिया ने 20 साल में पूरी दुनिया को ओवरटेक करके डायबिटीज का कैपिटल बन गया है। और हर तरह की चीजें जो हुँ, हुँ। इंडिया में कभी होती नहीं थी, अब लेफ्ट एंड राइट दिखाई देती हैं। हुँ, और ये जो है सही कि कह रहे हैं। इतना प्रचल, मीन
वही तो, लाइफ की वैल्यू और एथिक्स, ये दो चीजें नहीं होने के कारण बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। रितेश वी कैन मतलब बाद में भी पूछूंगा मैं, बट सिर्फ पूछना था कि शुगर खाने से डायबिटीज होती है क्या? एब्सोल्युटली। क्या होता है, शुगर खाने से आपको इवेंचुअली यू गेन वेट, यू डेवलप इंसुलिन रेजिस्टेंस, और इवेंचुअली यू डेवलप डायबिटीज। शुगर इज वन ऑफ द कॉजेस। एब्सोल्युटली। ओके, मुझे ऐसा लगा था कि शुगर खाने से नहीं होती है, बट जब डायबिटीज होती है तब शुगर डाइजेस्ट नहीं होती है, तो फिर वो खानी नहीं चाहिए, ऐसा मतलब। दोनों चीजें होती है। शुगर ओके। से आप जो वेट गेन करते हो, जो फैट, ये शुगर बाद में फैट में कन्वर्ट हो जाती है, रिफाइंड प्रोसेस शुगर, और फैट में कन्वर्ट हो जाने के बाद फैट को तुम्हें इंसुलिन रेजिस्टेंस देके डायबिटीज कर देती है। राइट। अभी तो ओके। बच्चों में इतना शुगर वाले जूसेस ये वो खाते हैं, तो इतने बच्चों में अभी डायबिटीज चालू हो गया है, टाइप 2 वाला। ओके। बढ़िया। तो इसमें भी मतलब ये चर्चा चली, इसमें भी लोगों को थोड़ा कॉन्टेरियन इन्वेस्टमेंट का एक फॉर्मूला फॉलो करना पड़ेगा कि सारी दुनिया जहाँ चाय पी रही है, बहुत शुगर खा रही है, वहाँ लाइफ स्टाइल को सही करके इन चीज़ों को रिड्यूस करना होगा। वो भारत में के लोग हों या कहीं के लोग हों, तो वो लोग स्वस्थ हो सकते हैं। इसी तरह से हमारे आचार्य ने भी ये कहा कि सारी दुनिया, सारा संसार, समस्त ब्रह्मांड, समस्त गतियाँ केवल एक इंद्रियों के सुख और दुःख को ही सुख मानती हैं, सुख और दुःख मानती हैं। परंतु एक बार आप अपने आत्मा का ध्यान करें और साध्य साधक भाव से, तो उसमें ही आपको सुख मिलने वाला है। ये इस हमारी 15 नंबर के कलश में कहा गया है। 16 नंबर की अब जो गाथा है और 17 नंबर की जो गाथा है, तो इस गाथा में भी बहुत अच्छा मैसेज आचार्य में देने वाले हैं। और मुझे तो आचार्यों के ज्ञान पर बड़ा बहुमान आता है कि मतलब जनागम के प्रिंसिपल के साथ साथ वो लोग जो एग्जाम्पल देते हैं, वो एकदम व्यवहारिक देते हैं। मतलब वो हमारे लौकिक चीजों में भी बिल्कुल फिट बैठते हैं और हमें एकदम इंस्टेंट क्लिक होते हैं। उसी समय समझ में आते हैं कि भाई ये एग्जाम्पल तो हमारा फील होने वाला एग्जाम्पल है, और उस एग्जाम्पल को वो वहां आत्मा पर घटित कर देते हैं। तो चलिए 16 नंबर की गाथा पढ़ते हैं। यहाँ से मैं पढ़ूंगा, फिर आप लोग पढ़िए। पहले पूरी मैं पढ़ देता हूँ, फिर एक एक करके आप लोग पढ़िए। दंसणान चरितानि सेवितव्यानि साहुणानि चं तानि पुण्जान तिण्णिवि अप्पाड़म चेव निच्छयदो। एक बार फिर पढ़ रहा हूं मैं। दंसणान चरितानि सेवितव्यानि साहुणानि चं तानि पुण्जान तिण्णिवि अप्पाड़म चेव निच्छयदो। हाँ, अब एक एक करके पढ़ते हैं अपन। पढ़िए कुंजन जी। चरितानि सेवितव्यानि साहुनानि च तानि पुण्यजान तिन्निवि अप्पाणं चेव निश्चयदो। ओके, आदर्श जी आप पढ़िए। दंसणान चरितानि सेवितव्यानि साहुनो नित्यं तानि पुनजान तिन्नी तिन्नि वि अप्पाणं चेव निच्छयदो। गुड। बिजल जी आप पढ़िए। दंसननानचरितानि सेवितव्यानि साहुणानि चं तानि पुनजानतीन्निवि अप्पाणं चेव निच्छयदो। वेरी गुड, एकदम सही। प्रियंका जी आप पढ़ पाए तो आप भी पढ़िए। दंसणानचरितानि सेवितव्यानि साहुणानि चं तानि पुनजानतीन्निवि अप्पाणं चेव निच्छयदो। गुड, बहुत बढ़िया। प्रतीश जी आप पढ़िए। दंसणान चरितानि
सेविदव्वानि साहुणानि चं तानि पूर्णजानति नीवि अप्पाणं चेव निच्छयदो। गुड। तो दंसणान चरितानि सेविदव्वानि साहुणानि चं तानि पुनर्जानति नीवि अप्पाणं चेव निच्छयदो। इसका तात्पर्य ऐसा है कुछ कि आचार्य कुंद कुंद हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि किस चीज का सेवन करना चाहिए। तो दंसन मतलब दर्शन, प्राण मतलब ज्ञान, चरिताणी मतलब चारित्र, सेवी दव्वाणी सेवन करना चाहिए, साहुणानिचम साधुओं को, ताणी पुण जान तिण्यवि अपाणम चेव निच्छयदो। ये तीन ही है निश्चय नय से, निच्छयदो मतलब निश्चय नय से, ये तीन ही आत्मा है और इनका ही सेवन हमें करना चाहिए। अब यहाँ एक प्रश्न है कि यहाँ जो आया साहुणानिचम, साधुओं को दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करना चाहिए, तो फिर हमें नहीं करना चाहिए क्या? यहाँ तो आचार्य ने साधु लिखा है। तो पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने और सहजानंद जी वर्णी ने साधु जो यहाँ शब्द आया उस साधु का अर्थ किया है साधु पुरुष, कि साधु पुरुष को इनका सेवन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि साधु तो निरंतर करते ही रहते हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करते ही रहते हैं। ये तो मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि बनाने की बात है, उनको सम्यक का मार्ग बताने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो साधु पुरुष को दर्शन ज्ञान चारित्र का सदा सेवन करना चाहिए और यही आत्मा है, निश्चय से यही आत्मा है। तो इस तरह से ये गाथा हमारी 16 नंबर की प्रारंभ हुई है और हम अगली बार इसको डिटेल में समझेंगे। उसके बाद 17 नंबर की गाथा लेंगे। 17 नंबर की गाथा मुझे बड़ी प्रिय है, इसका आप लोग पिक्चर भी देख सकते हैं जब बनेगा तो उसमें समय सार में। वैसे आप लोग 1 से 16 नंबर गाथा तक का रिवीजन कर सकते हैं। 24 नंबर तक की गाथा जब होगी तो आप मुझे याद दिलाइए, आप लोगों का टेस्ट होगा। मतलब हर 12 गाथा पर हम लोग टेस्ट करते हैं, तो 12 गाथा तक हम कर चुके थे, नेक्स्ट 12 गाथा का टेस्ट होगा। तो 24 नंबर जब गाथा हमारी हो जाएंगी तब आप लोग मुझे रिमाइंड कराएंगे, तो फिर हम इसका टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं हम। 16 नंबर तक आपको रिवाइज करना हो तो बहुत आसान तरीका है, आप अपनी कार में समय सार हमारा जो वीडियो बुक है आप अपनी कार में वो चलाइए और जब आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे तब तक वो 16 गाथाएं पूरी हो चुकी होंगी। तो हिंदी में और प्राकृत में भी आपको सुनने को मिलेगा, अर्थ भी सुनने को मिलेगा, तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा। या फिर आप सुबह सुबह जब पार्क में वॉक करते हैं तब भी पढ़ सुन सकते हैं। तो ये कुछ तरीके मैंने बताया आपको कि इजीली गाथाएं भी आपको रिमाइंड हो, उनका अर्थ भी समझ में आए। और इसी के साथ आज की हम क्लास समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं हम अगली बार मोक्ष मार्ग प्रकाशक लेंगे, फिर उसके बाद हम फिर समय सार लेंगे। चलिए, जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 100 बार है, वंदना 100 बार है। चलिए, जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र, थैंक यू सर। जय जिनेंद्र सभी को। जय जय जिनेंद्र सभी को।